से डायरेक्टली ये हमें इफेक्ट कर रही है, हमारे हकूक़ को इफेक्ट कर रही है। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त दो ताकतें हैं। एक वो ताकत है जो कि हमें नज़र आ रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई ये है, कोई वो है। ये वो ताकत है जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इनके पास ताकत नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये मफकूद हैं, ये डमीज़ हैं, इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं। और दूसरी ताकत वो है जो कि जिनके पास असल ताकत है, लेकिन वो सायों की शक्ल में नमूदार है, वो हमें नज़र नहीं आती, ना वो सामने आना चाहते। ये वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जिसकी वजह से इस वक्त इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फ्रीडम्स की वायलेशंस के साथ साथ एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होया हुआ है। मुल्क में वैसे तो देखने को जमहूरियत है, लेकिन असल में डी फैक्टो मार्शल लॉ है यहाँ। इस वक्त मार्शल लॉ रजीम यहाँ चल रही है, और ये डमीज जो हैं ये उस शख्स वाहिद की दिक्कत जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये बताए बगैर कि ये क्या कर रही है। वैसे तो पार्लियामेंट भी मौजूद है, लेकिन वो टोटली पावरलेस है। जुडिशरी के बारे में मेरे दोस्त भाई अबूजर ने बात की है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए, इन द सेंस कि जी अगर आपने जमहूरियत नहीं रखनी तो फिर कह दें। ये डी फैक्टो जो है, इसको बड़े से लोगों डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी इसी जुडिशरी की कॉइनेज है, जिसमें कि ये व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कि ये जी कि जुर्म तो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हुआ है, लेकिन चूंकि हो गया है जुर्म, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि इसको हम लेजिटिमाइज करें। ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा हुआ है। इसके अलावा आज भी जो आपके सामने खेल खेला जा रहा है वो यही है कि वो जो साए जो हैं, जो हमारे ऊपर ताकत की शक्ल में कहीं विराजमान है और नज़र नहीं आते, ये उनके जो अकायद हैं या उनके जो अहकामात हैं उसकी तकलीद करना या उनको 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 इम्प्लीमेंट करना, ये इसी कानून के तहत ही हो रहा है कि जी हम उस ताकत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे कुछ सवालात हैं। देखिए, रियासत के बेसिकली एस्टैब्लिश तीन सतून हैं, तीन, एक चौथा जो आप बैठे हुए हैं, टेंटेटिवली द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, तीन। लेजिस्लेचर जो है वो रिग्ड है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो डिजर्व नहीं करते वहां, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए, बल्कि उन सायों की पेटनेज के अंडर वहां वो बैठे हुए हैं। सो उन्होंने ये नहीं करना कि ये कानून ऐसे बनाएं जो कि ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करें, वो सिर्फ वो करेंगे जो कि उनको ऑर्डर किया जाता है। सो चूंकि डोमिनेंट प्रेजेंस है उन्हीं लोगों की है, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव की जो स्टेटस है वो 6 जजेस के लेटर में बड़ी क्लियरली डिफाइन की गई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ना सिर्फ कंप्लिसिट है क्राइम में, बल्कि एग्जीक्यूटिव जो है वो परपेट्रेटर भी है क्राइम। वो तमाम क्राइम्स जिसका जिक्र अबूजर ने भी किया है, और वो लेटर जो 6 जजेस का है उसमें बड़ी एक्सप्लिसिटली उसका जिक्र किया गया है, जिसको आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दबाने की कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि जब वो लेटर आया तो उसके तहत एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस की जाती, जिसमें बाकी लोगों को बुला के, बाकी जजेस को बुला के उनके एहसासात, उनके तासुरात और उनके कमेंट्स भी लिए जाते कि कितनी हाउ डीप रूटेड इज दिस मैलेडी of interference in affairs of the judiciary. लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कि कंप्लिसिट है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, उसी को एम्पावर कर दिया गया जी कि आप जाइए जाके कमीशन बनाइए, आप जाके कमीशन का हेड भी बनाए। वो तो वी आर ग्रेटफुल टू द पर्सन हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड ऑफ द कमीशन के उन्होंने कहा जी कि मैं इन पीओज पे काम नहीं कर सकता, तो ये मामला आगे बढ़ाए। लेकिन अभी तो ये जो एग्जीक्यूटिव भी कंप्लिसिट है जुर्म में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में, फ्रीडम्स की वायलेशन में ये कंप्लिसिट है। और तीसरा जो आपका पिलर है वो है जुडिशरी। तो आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहां बैठे रहते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये है हमारा वो शख्स जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा है। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है। ये जो देखी हुई ताकतें हैं वो भी नहीं पावरलेस है, जैसा कि मैंने कहा। ये अपने इनहेरेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको इंप्लीमेंट करने की बजाय ये अहकामात
کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں میرے دوست نے ابو ذر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں, وہاں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر کچھ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا, اور اس ریفرنس کو میرٹ پہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے امیونٹی لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی. فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی کمپرومائز ججمنٹ ہے ان کا. تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی سٹینڈر کے طور کے اوپر, ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس, رادر دین دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے, آئین کے تقاضے پورے کرے, لوگوں کی عزت و جان و مال کو پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی وائلیشن میں ایک پارٹنر بنا ہوا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں, 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فسطائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023, آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں جو اس کے پاس پینڈنگ ہے جن کو وہ فکس نہیں کر رہا. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پٹیشن کو فکس نہیں کر رہا. تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے دوستوں, بھائیوں, آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی اس میں تقریباً 10-12 پیجز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈمز جو ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا گیا, آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا. یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھیے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ کمپلیٹ والیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں, دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ. بہت مہربانی آپ کی. کوئی سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں, میرے دوست حاضر ہیں, پوچھ لیجیے.